नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ऊष्मा तथा ताप चैप्टर के अंतर्गत में सेकेंड क्लास के रूप में ऊष्मा के बारे में जानेंगे। ऊष्मा का संचरण जानेंगे कि ऊष्मा किस रूप में संचरित होता है, और ऊष्मीय प्रसार के रूप में जानेंगे कि ऊष्मीय प्रसार होता क्या चीज़ है, और ठोसों में, द्रवों में, गैसों में ऊष्मीय प्रसार कैसे कैसे होता है उन चीज़ को देखेंगे। और एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, जैसे कि पहले चैप्टर में हम लोग कवर किए अम्ल, क्षार तथा लवण को कवर किए, है ना। उसके बाद उसको कवर करने के बाद एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं उस चैप्टर से उसको कवर किए। तो वैसे ही अपन लोग यहाँ पर इसको कवर करने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसको कवर करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। और इसका क्लियर पीडीएफ के लिए, अगर आपको क्लियर पीडीएफ इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए आज के टॉपिक के साथ। देखते हैं कि आज के टॉपिक में अपने पास क्या क्या है। ऊष्मा है। ऊष्मा किसको कहते हैं? ऊष्मा क्या होता है? एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या है आपका जो धुआं जो उठता है ना, वो धुआं ही क्या है आपका ऊष्मा है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापांतर के कारण, दो वस्तुओं में क्या होना चाहिए, ताप का अंतर होना चाहिए। तापांतर के कारण उच्च ताप वस्तु से निम्न ताप वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह है ऊष्मा का परिभाषा। ऊष्मा क्या है? सिर्फ एक ऊर्जा है ना। इसका भी मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ऊष्मा का भी मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उसके ताप व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे आएंगे तो इसके बारे में समझेंगे कि फार्मूला मिलेगा अपने को एक ठो क्या, Q इक्वस टू mc डेल T, ये फार्मूला मिलेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो C है वो स्पेसिफिक हीट है जो कि कांस्टेंट रहता है। मतलब कि Q किस पे निर्भर किया? M पे निर्भर किया, और डेल T पे निर्भर किया। M मतलब कि द्रव्यमान, डेल T मतलब कि ताप। तो ऊष्मा किस पर निर्भर करेगा बोल रहे हैं? ऊष्मा द्रव्यमान तथा उसके ताप पर निर्भर करेगा। किसके? वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप पर निर्भर करेगा। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है, वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा मतलब कि उसमें उससे उत्पन्न होने वाला ऊष्मा वो भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। या बोलो वस्तु का तापमान अगर ज़्यादा है तो उससे उत्पन्न होने वाला ऊष्मा का दर भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ये छोटी सी बात है। अब ऊष्मा के मात्रक एक होता है एसआई मात्रक, जूल है। सीजीएस मात्रक क्या है? उसका कैलोरी है। अब एक कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.187 जूल। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है आपको। 4.187 जूल, या इसी को राउंड फिगर में आप क्या लिखते हो? 4.2 जूल के रूप में। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा? फिर 1 किलो कैलोरी मतलब कि 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी मतलब कि 1000 गुना 4.187। 4.187 इंटू 1000 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4187 जूल। मतलब कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 4187 जूल। इसी को राउंड फिगर में लिखेंगे तो कितना, अगर 4.2 लेंगे, 1 कैलोरी बराबर 4.2 बोले तो ये कितना हो जाएगा? 4200 जूल। तो यही सब ऑप्शन में दिया रहता है, सभी को ऑप्शन में नहीं देगा। 4187 नहीं देगा और 4200 को नहीं देगा आपको ऑप्शन में। अगर दे दिया तो आपको 4187 को लगाना पड़ेगा उस टाइम पे। तो आगे चलते हैं। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण क्या है? ताप में अंतर के कारण होता है। अब ऊष्मा का संचरण 3 रूपों में हो सकता है। एक तो है चालन, एक तो है संवहन, एक तो है विकिरण। चालन मतलब कि कंडक्शन, संवहन मतलब कि कन्वेक्शन, विकिरण मतलब कि रेडिएशन। तो ऊष्मा के संचरण के बारे में पहले पढ़ते हैं। तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होना? स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ताप में अंतर होना जरूरी है। अगर ताप में अंतर होगा ही नहीं तो ऊष्मा संचरित होगा भी नहीं। तो ये चीज़ है। ऊष्मा संचरण के प्रकार क्या क्या है? चालन है। अब ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण है वो होता है आपके चालन विधि के द्वारा, जबकि द्रवों तथा गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होगा वो होगा संवहन विधि द्वारा। एक है आपका विकिरण। तो चालन और संवहन को एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे है?
चालन में क्या है, जैसे कि आप एक बीकर को गर्म किए, बीकर है और उस पर एक हैंडल लगा हुआ है ना, तो आप गैस में उसको रखे, अब गैस जला तो बीकर गर्म होगा, जहाँ पे गैस जल रहा है वहाँ पर बीकर गर्म हुआ। अब ये गर्म हुआ, इसका पार्टिकल गर्म हुआ जितने इसके संपर्क में है, तो पार्टिकल क्या करते हैं, वो अपना स्थान छोड़े बिना बगल वाले पार्टिकल को, मतलब कि कोई कण, जो कण गर्म हुआ वो कण अपने स्थान छोड़े बिना बगल वाले कण को क्या दे देगा, ऊर्जा दे देगा। बगल वाला कण फिर बगल वाले कण को ऊर्जा दे दिया, वैसे ही फिर बगल वाला कण फिर बगल वाले कण को ऊर्जा दिया। तो ऐसे आपका हैंडल भी गर्म हो जाता है। आप हैंडल को तो गर्म नहीं किए, लेकिन आप गर्म किए किसके, उस बीकर के तली को। तो वो हैंडल क्यों गर्म हुआ, तो वो कारण है चालन का, उस चालन प्रक्रम के द्वारा ही वो हैंडल गर्म हुआ है। ये एक एग्जाम्पल और, जैसे कि लोहार क्या करता है, लोहे को गर्म करता है, तो लोहे के एक सिरे को वो गर्म करता है तो दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जाता है। तो ये हुआ चालन विधि द्वारा। कैसे हुआ, तो जहाँ पर लोहार गर्म किया, लोहे के जिस पार्ट को गर्म किया, ये लोहा है, लोहे के जिस पार्ट को वो गर्म किया, यहाँ पर के जो कण हैं वो कण बगल वाले कण को ऊर्जा देंगे। अब ये बगल वाला कण ऊर्जा पाकर फिर बगल वाले कण को ऊर्जा देगा, ये वाला कण फिर बगल वाले, मतलब छोर पे स्थित कण को ऊर्जा दे दिया। तो ये छोर पे स्थित जो कण है वो अपने आप, इसको गर्म नहीं किया आप, लेकिन ये गर्म हो गया। हाँ, यहाँ पर जितना गर्म है यहाँ का कण उतना गर्म नहीं हो गई, तो ऊर्जा धीरे धीरे कम होता जाएगा और जो छोर है वो अपने आप में गर्म हो जाएगा। वो आप वहाँ को छुओगे तो आपको गर्म गर्म लगता है। तो ये है चालन का उदाहरण है। अब चालन के अंतर्गत में ऊष्मा का जो चालन है वो 3 रूपों में होता है, 3 पदार्थों में। एक तो है सुचालक पदार्थों में, है ना, चालक पदार्थों में, एक है कुचालक और एक है ऊष्मारोधी। चालक पदार्थ कौन होते हैं, सभी धातुएं हैं, वो धातुएं क्या होंगे जो आपके चालकता को प्रदर्शित करेंगे। तो इस चीज़ को लिखें, ऊष्मा का चालन सरलता से हो जाता है जिसमें, है ना, कैसे कैसे आएंगे उसमें, समस्त धातुएं क्या करेंगे, ऊष्मा का चालन अच्छे से करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ मैं कि सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है, CTAT ऐसे करके याद रखना है। C मतलब चांदी, T मतलब तांबा, A मतलब एल्यूमिनियम, T लास्ट का जो T लिखा है वो टंगस्टन है। तो यहाँ का T और यहाँ के T को बस आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि तांबा क्या है, दूसरा प्रमुख चालक पदार्थ है। पहला चालक अच्छे से चालक पदार्थ कौन सा है, तो वो है आपका चांदी है, फिर आएगा तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। ये चालक पदार्थ हुए। कुचालक पदार्थों के बारे में उन लोग चालकता अच्छे से प्रदर्शित नहीं करेंगे, जैसे कि रबड़ है, कांच है, अच्छे से सरलता से चालकता को प्रदर्शित नहीं करते। कुचालक पदार्थ के बारे में ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता, जैसे कि क्या है, रबड़ है, कांच है आदि। निर्वात ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ कुचालक है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। निर्वात के बाद क्या चीज़ है, आपका वायु है ना, निर्वात ऊष्मा का सबसे बड़ा कुचालक है। फिर क्या है, आपका हवा है। ये कुचालक के बारे में हुआ। ऊष्मारोधी मतलब कि जिसमें से ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा, ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे पदार्थ कौन कौन से, एक तो है आपका एवोनाइट है और एक है एस्बेस्टस। तवा का जो हैंडल रहता है, उसको पूछा गया ना एग्जाम में, इस चीज़ को पूछा गया कि तवा का हैंडल जो रहता है उसमें कौन से पदार्थ का यूज़ किया जाता है, तो वो है एवोनाइट। जबकि आयरन का जो हैंडल है उसमें किसका यूज़ किया गया रहता है, तो वो है आपका एस्बेस्टस। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा जब चैप्टर ख़त्म होगा और हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि ये एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ आए हैं। संवहन के बारे में है, तो फिर वही उदाहरण लेते हैं बीकर वाला। आप क्या किए, बीकर को गैस के चूल्हे पर रखे, अब उस बीकर में आप क्या डाल दिए, पानी डाल दिए। अब पानी डाल दिए तो पानी गर्म होगा, तो पानी गर्म कैसे हुआ, पानी का जो निचला वाला भाग है वो संपर्क में आया किससे, वो गैस चूल्हे के, है ना, फिर वो गर्म हुआ निचला वाला भाग पानी का। अब वो गर्म हो के उसके कण क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठे तो ऊपर के जो ठंडे कण है फिर से उसका स्थान लेने के लिए आएंगे। अब वो ऊपर का जो ठंडा वाला कण है वो गर्म होकर फिर ऊपर उठेगा, फिर एक ठंडा कण वहाँ पे आएगा। मतलब क्या चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पर कणों को गर्म होने के लिए मूव करना पड़ रहा है, मतलब कि कण के स्थानांतरण से ऊष्मा का संचरण हो रहा है। जबकि चालन में क्या होता था, कण अपना स्थान त्यागे बिना, ठोसों में ऊष्मा का संचरण इसी माध्यम से कणों द्वारा अपना स्थान त्यागे बिना होता था। किसमें बोल रहे हो, चालन में।
जबकि संवहन में गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण इसी से, है ना। वायुमंडल किसके प्रक्रम के द्वारा गर्म होता है, तो संवहन प्रोसेस के द्वारा। जल समीर और थल समीर की घटना भी किसके कारण होता है, संवहन के द्वारा। इसको देखते हैं, जल समीर और थल समीर क्या है। फिलहाल उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो बीकर के अंदर पानी है, पानी गर्म कैसे हुआ, पानी का जो निचला वाला जो हिस्सा है उसके जो कण हैं वो गर्म हुए पहले, फिर वो ऊपर उठे, फिर ऊपर का जो ठंडा वाला कण है वो आया वहाँ पे संपर्क में, किससे, वो गैस चूल्हे के। फिर वो ठंडा वाला कण गर्म हुआ, फिर ऊपर उठा, फिर एक नया ठंडा वाला कण आएगा। तो ऐसे क्या है, आपका एक धारा बन जाता है। अब ये कौन से प्रोसेस से हो रहा है, संवहन प्रोसेस से, इसलिए इस धारा को क्या नाम दिया जाता है, संवहन धारा के रूप में। ठीक है, अब इसके बारे में बोल रहे थे जल समीर और थल समीर। तो दिन के समय में क्या होता है, समुद्र के तटों पर जल से थल की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं उसको बोला जाता है जल समीर, जबकि थल से जल की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं उसको बोला जाएगा थल समीर। थल से जल की ओर चलने, थल मतलब जमीन है ना, जमीन से जल की ओर चलने वाली हवाओं को क्या बोलोगे आप, थल समीर। जल समीर किसको बोलते हैं, जल से थल की ओर चलने वाली हवाओं को, है ना, तटीय हवाओं को, समुद्र के तटीय हवाओं को आप क्या बोलते हो, जल समीर। विकिरण के बारे में है कि आपको जो सूर्य को रोशनी मिलता है वो विकिरण प्रोसेस से ही मिलता है। अब विकिरण प्रोसेस से है तो निर्वात में भी आपका प्रकाश गमन कर सकता है, इतना पता है। अब प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, मतलब कि विकिरण को चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो इससे कोई मतलब नहीं है, उसको माध्यम से मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर माध्यम के कण क्या भाग नहीं लेते, बल्कि ऊष्मा स्वयं ही विकिरण के रूप में संचालित होती है। यह संचरण की प्रक्रिया निर्वात में भी होती है। उदाहरण क्या है, सूर्य का प्रकाश या ऊष्मा इसी द्वारा मतलब इसी विकिरण प्रक्रम द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। विकिरण में ऊष्मा प्रकाश की चाल से, जो आपको ऊष्मा मिलता है किससे, सूर्य से, वो कौन से स्पीड से आता है आपके पास, प्रकाश की चाल से। प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश की चाल से वो तरंग के रूप में आता है। अब कौन सा तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कई प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, है ना, दीर्घ रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, इस प्रकार से आपको मिलते हैं। तो उसको हम लोग प्रकाश वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे कवर करेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण चलता है, सूर्य से आया हुआ प्रकाश आपका किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब देखते हैं ऊष्मी प्रसार। किसी पदार्थ को अगर मैं गर्म किया, तो सिंपल सी बात है, ये गर्म होकर क्या होगा, फैलेगा। तो यही क्या है आपका ऊष्मी प्रसार। इसके 3 कंडीशन हैं, या तो ये रैखिक रूप से फैलेगा, मतलब कि इसके लंबाई के अनुरूप फैलेगा गर्म करने पर, या फिर ये अपने क्षेत्रफल के अनुरूप फैलेगा, या फिर अपने पूरे आयतन के स्वरूप फैलेगा। ये लंबाई के मतलब कि लीनियर एक्सपांसन होगा, लंबाई के अनुरूप फैलना मतलब सिर्फ किसमें वृद्धि होना, लंबाई में। जबकि क्षेत्रफल के अनुरूप फैलना मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होना। इसके अलावा अगर ये आयतन के रूप में फैल रहा है, आयतन प्रसार हो रहा है इसमें, मतलब कि लंबाई के रूप में भी फैलना, चौड़ाई के रूप में भी फैलना और ऊंचाई के रूप में भी फैलना। क्यों होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। इसलिए 3 प्रकार के प्रसार होते हैं ठोसों में ऊष्मी प्रसार देख रहे हैं, पहले हम लोग ठोसों में देख रहे हैं, फिर उसके बाद आएगा द्रवों में ऊष्मी प्रसार, फिर है गैसों में ऊष्मी प्रसार। तो ऊष्मी प्रसार आपको अब भी बताया कि ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा इसमें जितना दोगे आप, इसका आयतन फैलते जाएगा, है ना। इसलिए ऊष्मा की मात्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पदार्थ का आयतन। जैसे जैसे आप ऊष्मा बढ़ा रहे हो, पदार्थ का आयतन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ठोसों में ऊष्मी प्रसार 3 प्रकार के हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल प्रसार, आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार मतलब कि लीनियर एक्सपांसन, क्षेत्रीय प्रसार मतलब कि आपका एरियल या फिर सुपरफिशियल बोला जाता है इसको, एरियल या फिर सुपरफिशियल एक्सपांसन। आयतन प्रसार मतलब कि वॉल्यूम एक्सपांसन। अब इसके अंतर्गत में, रेखीय प्रसार के अंतर्गत में रेखीय प्रसार गुणांक करके एक पैरामीटर आएगा। ये पैरामीटर को बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो रेखीय प्रसार गुणांक मतलब अल्फा इक्वल्स टू है del L डिवाइडेड बाई L
इंटू डेल थीटा। डेल एल मतलब कि मान लो ये क्या है आपका एक ओरिजिनल रॉड था, इस ओरिजिनल रॉड को आप गर्म किए तो ये क्या है इतना फैल गया और इतना फैल गया ये, तो इसमें लंबाई में वृद्धि कितना हुआ इतना, तो ये क्या होगा डेल एल, जबकि ये क्या होगा एल होगा। इतना चीज़ समझ में आया। यहाँ से इतने लंबाई से ये इतना लंबाई फैला, क्यों फैला, क्योंकि आप इसको ताप दिए, तो वो ताप कौन सा है डेल थीटा। ये एल क्या है जो ये लंबाई था ओरिजिनल, और ये वाला जो डेल एल क्या है, आप ये जो लंबाई बढ़ा, इतना लंबाई जो बढ़ा है वो क्या है आपका डेल एल है। तो अल्फा इक्वल टू क्या है डेल एल डिवाइडेड बाई एल डेल थीटा। बीटा इक्वल टू क्या है, अच्छा इन लोगों का मात्रक क्या आएगा, डेल एल है, यहाँ पर भी एल है, तो लंबाई का मात्रक इन लोग कैंसल आउट हो गए। नीचे में बचा आपका ताप का मात्रक, ताप मतलब कि डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1/डिग्री सेंटीग्रेड आपका रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक का जो मात्रक है वो क्या आएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इतना याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ मैं, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड मात्रक क्या होगा इन लोगों का, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 1/डिग्री सेंटीग्रेड इन लोगों का मात्रक हो जाएगा। वैसे ही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा से प्रदर्शित करते हैं डेल ए डिवाइडेड बाई ए डेल थीटा। आयतन प्रसार गुणांक गामा इक्वल्स टू डेल वी डिवाइडेड बाई वी डेल थीटा। इतना चीज़। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन तीनों में संबंध, इसको भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, किसको बोल रहे हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध है, तो अल्फा बीटा गामा में अनुपात कितना मिलता है 1:2:3, 1:2, 2:3, है ना। यहीं से आप निकालोगे बीटा इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, क्योंकि आप क्या जानते हो अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा इक्वल टू क्या है 1/2, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। मतलब कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है 2 गुना रेखीय प्रसार गुणांक। वैसे ही गामा के लिए निकाल सकते हैं, अल्फा डिवाइडेड बाई गामा है, अल्फा डिवाइडेड बाई गामा कितना आएगा आपका, ये वाला है अल्फा का वैल्यू कितना है 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से गामा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, है ना। गामा इक्वल्स टू मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, मतलब कि आयतन प्रसार गुणांक बराबर 3 गुना रेखीय प्रसार गुणांक। ये एक चीज़ है, तो उसको लिखो मैं यहाँ पे। अब यहाँ से आप अल्फा गामा और बीटा में भी संबंध निकाल सकते हो। बीटा इक्वल्स टू क्या है 2 अल्फा है, बीटा इक्वल्स टू क्या बोले 2 अल्फा, और गामा इक्वल्स टू बीटा यहाँ पर 3 आएगा ना 3 अल्फा, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, बीटा इक्वल्स टू क्या है 2 अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बीटा बाई 2, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आया बीटा बाई 2, इधर क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू गामा बाई 3, गामा बाई 3, तो बीटा और गामा में संबंध निकाल सकते हो आप। ये क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ बीटा, इधर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ गामा, या फिर गामा इक्वल्स टू बोलोगे तो 3/2 बीटा, या उल्टा बोल लो बीटा इक्वल्स टू 2/3 गामा। इस रूप में पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, तो अपने को इतना सारा चीज़ याद रखना है, अच्छे से दिमाग में इसको बैठा के रखिएगा। अब है द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, तो द्रवों में ऊष्मीय प्रसार जो है द्रवों में ऊष्मीय प्रसार को देखते हैं, तो द्रव के बारे में एक चीज़ है कि जैसे कि ये एक बॉटल है, इस बॉटल में जितना पानी भरा हुआ है वो पानी कितना है, 1 लोटा पानी मैं लिया और इसमें डाला, लोटे का आकार इतना सा था, है ना, इतने से लोटे में पूरा पानी भराया था, वही लोटे का पानी इसमें आ गया। अब इसी पानी को अगर मैं बाल्टी में डालूँ, बड़े से बाल्टी में डालूँ, तो बाल्टी के निचले वाले हिस्से में इसका पानी क्या हो जाएगा फैल जाएगा। क्या चीज़ समझ में आए कि द्रव का अपना कोई आकार नहीं होता, इसको जिस बर्तन में डाला जाए उस बर्तन के आकार को ये ग्रहण कर लेता है। इस पानी को मैं पहले लोटे में डाला था तो उस लोटे के आकार को ग्रहण किया, उसी पानी को मैं इस बोतल में डाला तो इस बोतल के आकार को ग्रहण कर लिया, जबकि इसी पानी को मैं डाला कहाँ पर, बाल्टी में डाला, तो उस बाल्टी के आकार को ग्रहण किया, जितने दूर तक वो फैला उतने आकार को वो ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो द्रव के
द्रव का अपना कोई आकार नहीं होता है, ये जिस पात्र में डाला जाए उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब द्रव को जैसे मैं उसको हीट दूंगा, मतलब कि उसको उष्मा दूंगा अर्थात ताप दूंगा, तो उसको जैसे जैसे मैं ताप दिया वैसे वैसे क्या होगा, उसका आयतन बढ़ने लगता है। आयतन बढ़ा, अब आयतन बढ़ा तो आपको पता होगा कि डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल्स टू होता है m बाई वी। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व बराबर कितना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन बढ़ा घनत्व कम होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है ना इन लोग, तो आयतन बढ़ा तो क्या होगा, घनत्व कम होगा। तो उस चीज़ को लिखे हैं कि द्रवों का तापमान बढ़ाने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है, जबकि घनत्व क्या होता है, घटता है। क्या बोले, द्रव को जैसे आप ताप दिए तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अब मैं आपको पूछूंगा एक चीज़, अगर कोई पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया तापमान, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना आयतन था उसका, उससे थोड़ा ज़्यादा आयतन हो जाएगा। कहाँ पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना आयतन है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर उससे ज़्यादा हो जाएगा। इतना क्लियर होगा। यही चीज़ तो बोला, जितना आप ताप बढ़ाओगे आयतन बढ़ेगा करके। लेकिन पानी इसी का अपवाद है कि वो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक असामान्य व्यवहार को दर्शाता है। बढ़ना तो चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना आयतन है उससे ज़्यादा आयतन होना चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उससे ज़्यादा आयतन होना चाहिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उससे ज़्यादा होना चाहिए कितना आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन होता है इसका उल्टा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे ज़्यादा रहता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उससे कम, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर उससे कम, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर उससे कम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे न्यूनतम है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे न्यूनतम होता है। किसका बोल रहे हो, पानी का आयतन न्यूनतम होता है कहाँ पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन अधिकतम होता है। अब भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन अधिकतम, आयतन का उल्टा क्या होता है, घनत्व। तो जहाँ पर अधिकतम हुआ है, जिस टेम्परेचर पर पानी का आयतन अधिकतम हुआ है, उसी टेम्परेचर पर पानी का घनत्व क्या होगा, न्यूनतम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, अच्छे से दिमाग में डालिए इसको कि क्या चीज़ यहाँ पे बोला गया। यहाँ पर जो चीज़, इसके बाद वो सामान्य व्यवहार को दर्शाता है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के उस पर सामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना आयतन है उससे ज़्यादा आयतन होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना आयतन उससे ज़्यादा आयतन रहेगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस रूप में होता है। लेकिन असामान्य व्यवहार वो कहाँ कहाँ पर दर्शाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन क्या होता है, अधिकतम होता है, घनत्व क्या होता है, न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन क्या हो जाता है, न्यूनतम है, जबकि घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में डाल के रखिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी लिखा है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर इसी को क्या सेंटीमीटर क्यूब बोला जाता है। तो 1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसको बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि पानी का जो घनत्व है वो कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। ये आपका CGS मात्रक में है, ये क्या है आपका, सॉरी ये SI मात्रक में, ये आपका CGS मात्रक में। अब एक चीज़ फिर से, समुद्र के जल में आप बर्फ़ को डालो है ना, अगर ये बर्फ़ है, ये अगर बर्फ़ है तो समुद्र के जल में अगर मैं इसको डाला और इसी को मैं घर के जल में डालूंगा मैं, तो समुद्र के जल में इसका ऊंचाई कितना है, मान लो 90 सेंटीमीटर है ना, इसका ऊंचाई कितना है, 90 सेंटीमीटर। तो समुद्र के जल में जब मैं इसको डालूंगा तो समुद्र के जल में कितना भाग इसका ऊपर दिखेगा, 1/9 भाग। 90 का 1/9 भाग कितना होगा, 90 गुना 1/9 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। 90 गुना 1/9 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। तो समुद्र के जल में अगर मैं इसी बर्फ को डाला तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है पानी के ऊपर कितना हिस्सा आपको दिखेगा, तो वो दिखेगा आपको, कितना बोले थे, 1/9 ना। तो 90 का 1/9 कितना आया था, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आपको ऊपर दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा, समुद्र के जल में। जबकि इसी बर्फ को आप डालो घर के जल में है ना, जबकि सामान्य जल में बर्फ का कितना, 1/10 भाग ऊपर दिखता है। तो 90 गुना 1/10, तो 10 निया कितना आ गया, 90, मतलब कि 9 सेंटीमीटर आपको ऊपर दिखेगा। अब ये 10 सेंटीमीटर जो
समुद्र के जल में आपको ऊपर दिख रहा था, वही आप घर के जल में अगर डालोगे तो वो कितना दिखेगा आपको, 9 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। ये क्यों होता है, घनत्व के कारण होता है ना। समुद्र के जल का घनत्व और बर्फ पानी मतलब कि घर के पानी का जो घनत्व है वो अलग अलग मिलता है। अब इसी कारण जो नाव वाला कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी बाद में कवर करेंगे हम लोग, अभी फिलहाल इतना है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार अपन किसके किसके बारे में पढ़े अभी, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार पढ़े और द्रवों में ऊष्मीय प्रसार पढ़े। गैसों में ऊष्मीय प्रसार, गैस क्या है, उसके कण इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर दोगे तो उसमें जो प्रसार है, उसका जो ऊष्मीय प्रसार है वो ठोसों और द्रवों में ऊष्मीय प्रसार की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रसारित होता है। तो उस बात को यहाँ पे लिखे, गैसों में ऊष्मीय प्रसार ठोसों तथा द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार किसके नियम को पालन करता है, तो बॉयल का नियम। बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, PV = mRT। P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, M क्या है, द्रव्यमान है, R क्या है आपका गैस नियतांक है, T क्या है आपका टेम्परेचर है। अब गैसों के गर्म होने पर आयतन में प्रसार होता है जो निम्न प्रकार से संभव है ना। यहाँ पे जो 2 प्रकार से संभव है लिखना था, यहाँ जो 2 प्रकार से संभव है, जो 2 प्रकार से संभव है। पहला, नियत दाब पर PV = mRT बोले, M क्या है, कांस्टेंट रहता है, R भी क्या है, कांस्टेंट है। अब आप किसको कांस्टेंट बना दिए नियत दाब पर, मतलब कि एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा, नियत मतलब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इस कांस्टेंट को, इस M को, इस R को आप हटाए PV = mRT से, तो क्या बच गया आपके पास, V बचा और T बचा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे आयतन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यही चीज़ होता है किसमें, गुब्बारे में भरे हवा को आप ऊष्मा दिए, ऊष्मा देना मतलब कि वही टेम्परेचर को बढ़ाना ही है। ऊष्मा प्राप्त होने पर गुब्बारे का आयतन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब नियत आयतन पर देखते हैं दूसरा इसका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V क्या हो जाएगा इस टाइम पे, कांस्टेंट। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T। मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ही प्रेशर बढ़ते जाएगा। इसका उदाहरण क्या है आपका, जब आप खाना पकाते हो, कुकर में खाना पकाते हैं अपन, तो कुकर का आयतन फिक्स रहता है, मतलब कि आयतन क्या हो गया, नियत हो गया। अब आप उसको टेम्परेचर दिए, नीचे से टेम्परेचर दे दिए, कुकर का आयतन तो नियत है, तो अंदर में क्या बढ़ते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। अब उसको, उस प्रेशर को निकलने के लिए आयतन तो उतना ही है, तो निकलेगा कैसे वो प्रेशर, तो वो प्रेशर निकलने के लिए आप उसके ऊपर में क्या लगा रहता है, वहाँ पर सीटी लगा रहता है। तो सीटी को वो ऊपर ढकेल कर वो प्रेशर रिलीज होता है। तो उस चीज़ को ही लिखें यहाँ पर। उदाहरण क्या है इसका, प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय ताप बढ़ने से आयतन नियत रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, दाब उच्च हो जाता है और गैस सीटी के माध्यम से बार बार निकलते रहता है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आप गर्मी के दिनों में देखना, कई लोग आपको बोलते होंगे कि टायर में हवा ज़्यादा मत रखो करके। तो ये क्यों होता है, जैसे कि गर्मी के दिनों में आप ज़्यादा हवा डाल दिए टायर में, अब गर्मी है तो सामान्य दिनों की अपेक्षा में वो टायर ज़्यादा गर्म होगा। अब वो गर्म ज़्यादा हुआ मतलब कि आयतन तो निश्चित है, उस टायर का आयतन निश्चित है, तो प्रेशर बढ़ेगा। अंदर में प्रेशर बढ़ा, वो प्रेशर उसके लिए आप सीटी लगा के थोड़ी रखे हो कि वहाँ से वो रिलीज़ कर लेगा। तो वो प्रेशर क्या फटने की कोशिश करता है, मतलब कि वहाँ से निकलने की कोशिश करता है अंदर का हवा। तो उसको आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा गर्मी के दिनों में, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण बाहर निकलते निकलते क्या कर देता है, आपके टायर को ही फाड़ देता है ना। इसलिए फट जाता है गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में ट्यूब फट जाता है। तो यही कारण है कि आपको कम हवा डालना चाहिए इसमें गर्मी के दिनों में। तो उम्मीद है कि इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। इसके PDF के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसका पूरा क्लियर PDF में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि पूरा सब क्लास अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छे समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा इसका। और एक चीज़ और चल रहा है, अपने में मैथ्स का क्लास कंटिन्यू चल रहा है,
हर दिन या तो फिर आपका मैथ्स का क्लास आता है या तो फिर साइंस का क्लास आता है। अभी दोनों क्लास को कवर कर पाना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए दोनों क्लास को कवर कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन रोज़ का रोज़ कोई ना कोई टॉपिक पे वीडियो आ ही रहा है। मैथ्स का घातांक तथा करनी वाला चैप्टर चल रहा है, जिसके अंतर्गत में सिर्फ 2 क्लास बचा है। वहाँ से फिर वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर एक नया चैप्टर चलेगा। तो आप दोनों को देखते रहिए। खासकर मैथ्स हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका मैथ्स हर एग्ज़ाम में क्या करता है, पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे जितना भी आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको मैथ्स ही है जो सिलेक्शन दिलाता है। जहाँ पे मैथ्स का सिलेबस है वहाँ की बात कर रहे हैं, और अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके मैथ्स से पूछे ही जाते हैं। तो उसको भी आप देखते रहिए। आप नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे उसको कल के दिन में आप नहीं पढ़ पाओगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।